पब्लिक इशू कॉर्नर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। अब बात करते हैं बाजार में कल से खुले ऐश्वर्या टेलीकॉम के आईपीओ के बारे में। इशू में एप्लीकेशन की रफ्तार धीमी ज़रूर है, लेकिन अब तक ये इशू 40% सब्सक्राइब हो चुका है। QIB हिस्से के लिए अब तक 62% एप्लीकेशन आए हैं, जबकि HNI का हिस्सा लगभग 22% सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल निवेशकों की कैटेगरी में अब तक सिर्फ 11% एप्लीकेशंस आए हैं। इस इशू का प्राइस बैंड 32 से 35 रुपये प्रति शेयर रखा गया है। कंपनी 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले तकरीबन 40 लाख शेयर जारी कर रही है और बाजार से लगभग 14 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। कंपनी फाइबर ऑप्टिक टेस्ट इक्विपमेंट्स बनाने का कारोबार करती है और इसके कस्टमर्स में टेलीकॉम कंपनियों के अलावा रेलवे और डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां और साथ ही कई केबल ऑपरेटर्स भी शामिल है। इस इशू के जरिए जुटाई गई रकम का इस्तेमाल कंपनी अपने कारोबार के विस्तार और वर्किंग कैपिटल की ज़रूरतों को पूरा करने पर करेगी। निवेशक इस इशू में 200 शेयरों के लॉट में अप्लाई कर सकते हैं और कट ऑफ प्राइस पर अप्लाई करने वाले रिटेल निवेशक अधिकतम 2800 शेयरों के लिए अप्लाई कर सकेंगे। ये इशू 17 अप्रैल यानी कि कल बंद होने जा रहा है। और कंपनी की योजनाओं के बारे में और ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं ऐश्वर्या टेलीकॉम के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री जी राम मनोहर रेड्डी। मिस्टर रेड्डी, स्वागत है CNBC आवाज़ पर आपका। सबसे पहले जानना चाहेंगे, जो 14 करोड़ रुपए आप इस इशू के ज़रिए बाज़ार से रेज करना चाहते हैं, उसका इस्तेमाल कहाँ होगा, कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे? Morning, Mr. Anil. We have planned this funds for procurement for services in CDMA and GSM analyzers and product development, two new product developments like OTDRs and traffic analyzers. Other than that, we are going to have our corporate building, which is R&D building also, for about 3.32 crores, and a new facility at Hyderabad for production is planned for about 2.5 crores. मिस्टर रेड्डी, ये बताएं कि ये and we have planned for additional working capital of 7 crores. जी मिस्टर रेड्डी, ये बताएं कि ये एक्सपांशन प्लान आप कब तक पूरा करेंगे और आपके फाइनेंशियल्स में इसका इम्पैक्ट हमें कब तक देखने को मिलेगा? We are likely to finish by August of 08 and hope to get the benefits, whatever with the projections we've given, we'll be able to achieve by 09 March. फिलहाल आपकी कंपनी के फाइनेंशियल्स किस तरह से हैं, उसकी एक जानकारी दें, जो लेटेस्ट फाइनेंशियल्स आपने डिक्लेयर किए हैं, और साथ ही ये बताएं कि अलग अलग सेगमेंट्स जो कि आपका टेलीकॉम और डिफेंस और रेलवे है, अलग अलग सेगमेंट्स से कितना रेवेन्यू आता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? Okay. Telecom gives me about 70% revenues. Defense gives about 22%. Railways gives about 5% revenues. The balance comes from education institutes, cable operators, ISPs, R&D labs, etc. And switch companies like Ericsson, Motorola, etc. is also giving good orders this year. और इस एक्सपांशन प्लान के बाद भी आपका रेवेन्यू शेयरिंग का जो ये परसेंटेज रेशियो है, ये सेम रहने वाला है? Yeah. Okay. Probably yes. It is going to remain same. साथ ही मिस्टर रेड्डी, ये बताएं कि क्या फिलहाल आपकी जो सेल्स है पूरे डोमेस्टिक मार्केट्स में ही है, और इस एक्सपांशन के बाद क्या आप किसी तरह से फॉरेन में भी किसी तरह की अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं बाहर के बाजारों में? Yeah, we have been exporting about $100,000 for the past 3 years, but we never focused on export market. But we have some good response for one of the product which we have redesigned. Hope to get some good export orders in the coming years. फिलहाल आपकी ऑर्डर बुक कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी बड़ी है, और ये ऑर्डर्स आप कब तक एग्जीक्यूट करेंगे? We have finished 22.3 crores for December 07, and that is for 9 months. And we have an annual EPS of 7.75, and we have pending orders about 13 crores to be executed. And I'm not supposed to give the figures for March as per SEBI guidelines. मिस्टर रेड्डी, थैंक यू सो मच CNBC आवाज़ के लिए आज वक्त निकालने के लिए। ऐश्वर्या टेलीकॉम के मैनेजिंग डायरेक्टर राम मनोहर रेड्डी अपनी कंपनी की योजनाओं के बारे में बताते हुए कंपनी का IPO कल बंद होने वाला है। लेकिन निवेश के लिहाज से ऐश्वर्या टेलीकॉम का IPO कैसा रहेगा, ये जानने की कोशिश करेंगे एक्सपर्ट्स से एक छोटे से ब्रेक के बाद।
एक बार फिर से आप सबका स्वागत है पब्लिक इशू कॉर्नर में। निवेश के लिहाज से कैसा है ऐश्वर्या टेलीकॉम का आईपीओ और कैसे हैं कंपनी के फंडामेंटल्स, इस पर और जानकारी के लिए बातचीत करते हैं जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के वेंकटेश से। वेंकटेश, स्वागत है सीएनबीसी आवाज़ पर आपका। टेलीकॉम सेक्टर को इक्विपमेंट सप्लाई करने की का कारोबार करती है ये कंपनी के बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल्स को कैसे देखते हैं आप? अनिल सिंह जी, मुझे लगता है कंपनी काफी यंग कंपनी है, नौजवान कंपनी है और ज्यादातर रीसेलिंग काम पे है। मेजरमेंट एंड टेस्टिंग इक्विपमेंट्स को काफी एक क्षेत्र में काफी होप्स है, काफी उम्मीद है इस सेक्टर के ऊपर। लेकिन एक कंपनी का जो कारोबार है ज्यादातर ट्रेडिंग में है और अभी फिलहाल तो ट्रेडिंग में, रीसेलिंग एंड ट्रेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन में उनको ज्यादा उनको एक्सपीरियंस है। आगे वाले दिनों में उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग और आईआईटी मद्रास के साथ भी टाई अप करके उनका टेस्टिंग कैपेबिलिटी बढ़ते जाने वाला है। इस तरफ है उस कंपनी का फिलहाल द वे दे वर्किंग। जी वेंकटेश, हमने जो वित्त वर्ष 2008 के आंकड़े 9 महीने के फाइनेंशियल्स हमारे पास है उसके मुताबिक लगभग 22 करोड़ की सेल्स की है कंपनी ने, लगभग 3 करोड़ का मुनाफा है। इस फाइनेंशियल्स को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि पिछले 3-4 सालों में टॉप लाइन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है? मेरा जो कहना यही है कि ये ट्रेडिंग जो कारोबार में ये 22 करोड़ टर्नओवर, 22 करोड़ का टर्नओवर काफी ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर ये मैन्युफैक्चरिंग से होता है तो इट विल बी गुड थिंग टू डू। और जिस प्रकार से एजिलेंट टेक्नोलॉजीज या एप्लाब ये सब कंपेरेबल कंपनी से उनका जो वैल्यूएशन के साथ कंपेयर करेगा तो ये थोड़ा स्टिफ प्राइसिंग है, क्योंकि 8 टाइम्स to 9 टाइम्स पीई आ रहा है। तो मुझे लगता है प्राइसिंग बहुत ज्यादा ही है। वेंकटेश, ये बताएं कि क्या छोटे आईपीओ में हमने देखा है कि लिस्टिंग के बाद कई बार स्टॉक आपको शुरुआती 2-3 दिनों में अच्छी खासी दौड़ लगाते हुए देखते हैं। यहाँ पर भी सिर्फ 13-14 करोड़ रुपए का आईपीओ साइज है। क्या एक स्मॉल कैप आईपीओ में और जो खासतौर से छोटी प्राइस के आईपीओ में एक टिपिकल इन्वेस्टर्स की एक क्लास होती है जो इन आईपीओ को पसंद करते हैं, क्या उनके लिए यहाँ लिस्टिंग पर पैसा बनाने के मौके हैं? लिस्टिंग में पैसा बनाने का मुझे नहीं लगता है कि ये सिचुएशन में लिस्टिंग में मौका मिलेगा करके। और इफ यू वांट टू लुक एट फ्रॉम लॉन्ग टर्म एंगल थोड़ा रिस्की लगता है मेरे को। लेकिन क्या इस तरह की कंपनियों में आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ की उम्मीद करते हैं? जिस तरह के एक्सपांशन प्लान्स हैं कंपनी के, क्या ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो साइज अभी कंपनी की है अगले 2 या 3 सालों में काफ़ी बेहतर साइज की कंपनी देखने को मिलेगी? इसमें क्या है, जो डिफेंस और टेलीकम्युनिकेशन में ज्यादातर इनका इक्विपमेंट का इस्तेमाल हो रहा है वो क्षेत्र में काफी इन्वेस्टमेंट आने वाला है। लेकिन कंपटीशन भी है कि फॉरेन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स बहुत है, उनसे भी इनको कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जो क्षेत्र में एंड यूजिंग क्षेत्र में काफी होप है, लेकिन एक कंपनी को कितना उससे उनको कितना इफेक्ट होगा करके वी हैव टू सी, वेट एंड वॉच। इन्वेस्टर्स को क्या सलाह देंगे आप? इफ यू आर अ रिस्क अवर्स इन्वेस्टर आपको ये इश्यू में नहीं जाने का है, लेकिन अगर आपको ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो इसमें जा सकता है। जी वेंकटेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीएनबीसी आवाज़ के लिए आज वक्त निकालने के लिए। वेंकटेश का मानना यही है कि अगर आप एक कम रिस्क एपेटाइट वाले इन्वेस्टर हैं तो बेहतर है इस इशू को अवॉइड करें, लेकिन अगर साथ ही आपकी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है तो शायद आप इस आईपीओ पर नज़र डाल सकते हैं। लेकिन नज़र डालते हैं इस वक्त बाज़ारों पर, जहाँ पर 16,300 का स्तर इस वक्त सेंसेक्स पर बना हुआ है। हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा हल्का होता हुआ नज़र आया है पिछले कुछ मिनटों में, लेकिन निफ्टी में अब भी 4,900 का स्तर बरकरार है। 4,905 का स्तर है निफ्टी में, 0.5% की बढ़त है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर सेंसेक्स लगभग 1% की बढ़त के साथ आपको दिखेगा, लेकिन निफ्टी में जो बढ़त है वो सिर्फ 0.5% की है। मिड कैप शेयर ज़्यादा चमकते हुए लगभग 1.5% की बढ़त के साथ, और स्मॉल कैप शेयरों में 2% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिलेगी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी बेहतर, 965 शेयर बढ़त के साथ, और 230 शेयरों में है गिरावट। बाजार पर हमारी नज़र बनी रहेगी। साथ ही हम कमोडिटी बाजार का जायजा भी लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ सीएनबीसी आवाज़ पर।